नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज हम आपको 10 और 11 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को बताएंगे। तो ज़्यादा समय खर्च न करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चलिए 10 सितंबर की पहली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। किस देश ने 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल एवं टीवी देखने पर रोक लगा दिया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल एवं टीवी देखने पर रोक लगा दिया है? तो यह है स्वीडन। स्वीडन ने 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल एवं टीवी देखने पे रोक लगा दिया है। ठीक है ना। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो चाइना में किया जा रहा है। ठीक है ना। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, या नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। 11 से 13 सितंबर के बीच सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जहां इंडिया एक्सपो मार्ट है, वहीं पर सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया जाएगा। और ये सेमिकॉन इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के निर्माण के संबंध में यहाँ चर्चा की जाएगी, क्योंकि भारत जो है इस समय सेमीकंडक्टर के निर्माण में अग्रणी बनना चाहता है। बहुत भारत में कुतूहल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित करने को लेकर। तो उसी संबंध में यह आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए चौथी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो सूरत, जबलपुर और आगरा। ठीक है ना। अब देखिए ये जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। फिर से हम आपको ये पढ़ के सुना देते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य। तो देखिए इसमें सूरत है, दूसरा है जबलपुर और तीसरा है आगरा। अब देखिए ये जो तीनों शहर हैं ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, जिनको ये क्रमांक दिया गया है। ठीक है ना। मजे की बात यह है कि पिछले वर्ष इंदौर का स्थान इसमें प्रथम था, जो इस बार जो है 7वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो प्रथम स्थान पे था इंदौर, वो 2024 में 7वें स्थान पर पहुंच गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। ठीक है ना। तो सूरत, जबलपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा को शामिल किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि आगरा उसमें शामिल है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। ठीक है ना। तो अब देखिए ये 10 लाख से अधिक आबादी वाला था। अब देखिए इसमें 3 कैटेगरी है। एक 10 लाख से अधिक आबादी, दूसरा 3 से 10 लाख तक की आबादी। तो 3 से 10 लाख तक की जो आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद 1 नंबर पे है, जबकि अमरावती महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पे है और झांसी उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर पे है। किसमें? 3 से 10 लाख आबादी वाले में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र का अमरावती दूसरे स्थान पे है और झांसी उत्तर प्रदेश का तीसरे स्थान पे है। ठीक है ना। तो ये 3 से 10 लाख है, जबकि अगर 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की बात की जाए तो वो रायबरेली जो है प्रथम स्थान पे है। 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक की आबादी वाले जो जनसंख्या वाले शहर हैं उनके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायबरेली प्रथम स्थान पे है। ठीक है ना। तो ये तीनों कैटेगरी याद रख लीजिएगा, तीनों को नोट कर लीजिएगा। जैसे 3 कैटेगरी है, एक है 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर, और दूसरी है 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर, और तीसरी है 0 से 3 लाख तक की आबादी वाले शहर। तो देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, जबलपुर और आगरा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया है, जबकि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद प्रथम है,
अमरावती महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान पे है और झांसी उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान पे है। जबकि 0 से 3 लाख की आबादी वाले जो शहर है उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश का रायबरेली प्रथम स्थान पे है। इसलिए ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप नोट न कर पाइए तो आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ के सीधे टेलीग्राम चैनल से इन तथ्यों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं वहां से। मैं अभी इसकी पीडीएफ डाल देता हूं। ठीक है, चलिए अगली महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पांचवा तथ्य है, हाल ही में अब्दुल मजीद तैब्बोन है या तिब्बोन है, अब्दुल मजीद तैब्बोन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अल्जीरिया के राष्ट्रपति। ठीक है ना, अब्दुल मजीद तैब्बोन कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। और देखिए ये अल्जीरिया क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? अल्जियर्स है। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जियर्स है। और यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल मजीद तैब्बोन को चुना गया है। ठीक है ना, चलिए छठी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये विनय गोयल की नियुक्ति की गई है। फिर से प्रश्न को सुनिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक, ठीक है ना, राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये विनय गोयल की नियुक्ति की गई। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव से क्या आशय है कि जो पहले प्रसव घरों में कर दिया जाता था अकुशल दाई या अप्रशिक्षित दाई के द्वारा, उसके जगह पे अस्पतालों में जो निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो वहां पे सुरक्षित प्रसव और प्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव कराने की व्यवस्था की गई। तो उसी के लिए यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। साथ ही इसका उद्देश्य था जब प्रसव सुरक्षित होगा तो उससे नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी दोनों भी कम हो जाएंगे। इसी को करना, इसी को बचाना, बढ़ाना उसका काम था कि नवजात मृत्यु दर को कम करना और मातृ मृत्यु दर को कम करना था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य। और यह जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में हमने आपको पूरी बात बता दी कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2005 को हुई थी और इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना था, साथ ही नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना था। ठीक है ना, अब इसके जो राज्य मिशन निदेशक नियुक्त हुए हैं वो हैं विनय गोयल। इस तथ्य को याद रखिएगा। ठीक है, कथन कारण को बना के इन प्रश्नों को लोक सेवा आयोग पूछ सकता है, जैसे कि इस समय उसकी प्रवृत्ति चल रही है। ठीक है ना, चलिए सातवें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। सातवां महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएस ओपन से प्रश्न जरूर आता है। तो यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ये इटली के हैं और इन्होंने हराया किसने है? टेलर फ्रिट्ज अमेरिका को। ठीक है ना, तो जेनिक सिनर इटली के हैं, इन्होंने जीता है यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब 2024 का। जबकि उप विजेता बने हैं टेलर फ्रिट्ज जो अमेरिका के निवासी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेनिक सिनर यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जेनिक सिनर यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आठवें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 को जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है ना, किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 को जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु ने। ठीक है ना, चलिए आज की नवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इस बार का इनका विषय था संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन।
दुनिया संघर्षरत है, तो बौद्ध शांति का संदेश देते हैं। आप उसी से जोड़ते हुए इसको थीम को याद रख सकते हैं। थीम थी क्या है? संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। ठीक है ना? तो इस तथ्य को याद रखिएगा। चलिए 10वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2005 में 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में। देखिए, इसके संबंध में एक चर्चा प्रचलित हुई है अभी कि क्वाड 2024 में भारत में होने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है, इसलिए वो भारत आने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया इस बार का मौका हमें दे दिया जाए, अगली बार आप करा लीजिएगा। तो 2024 में भारत में होने वाला था क्वाड शिखर सम्मेलन, लेकिन भारत ने अपनी बारी में जो है अमेरिका को मौका दे दिया। तो अमेरिका में 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और भारत में वही क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक है इंडिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। इन चारों का नाम याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए 11वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो वो है दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में। ठीक है ना? दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां जंगल में आग लगी है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो बोलीविया है वह एक क्या है? स्थल रुद्ध देश है। याद रखिएगा, बोलीविया जो है एक स्थल रुद्ध देश है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह भी याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 10 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं 11 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए 11 सितंबर के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला तथ्य है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले सेमीकॉन इंडिया 2024 की थीम। अभी हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया का जो है नीति निर्माता बनना चाहता है, अग्रणी बनना चाहता है, इसलिए बहुत जो है लालायित है, इसलिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत बहुत प्रयास कर रहा है। तो उसी के संबंध में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया है और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो इसकी थीम देख लीजिए, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है ना? इसकी थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है। ठीक है ना? सेमीकॉन इंडिया। तो इसका ये थीम याद रखिएगा, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। ठीक है ना? चलिए दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। 11 सितंबर के कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का 101वां पूर्ण सदस्य देश बना है? ठीक है ना? तो वह बना है नेपाल, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य 101वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो वह बना है नेपाल। ठीक है ना? इसे याद रखिएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत कब की गई थी? यह जो है 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। साथ ही जो है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है ना? यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी याद रखिएगा। और जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले देश हैं उन्हें इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उन्हीं को प्राप्त होती है और उसी सौर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन एनर्जी बनाने का प्रयास इस अलायंस के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी जून 2024 में ही 100वां सदस्य बना था ISA का, वो पराग्वे बना था, और जस्ट अभी जो है 101वां सदस्य बना है नेपाल। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि जून में 100वें सदस्य के रूप में, 100वें आईएसए के पूर्ण सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ली, तो वो हो जाएगा पराग्वे। और जबकि अगर वो अभी पूछ लेगा कि 101वें सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ली, तो वो हो जाएगा नेपाल। ठीक है ना। चलिए तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना में आयोजित इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप के चौथे संस्करण का विजेता कौन बना, तो यह बना सीरिया। ठीक है ना। तेलंगाना में आयोजित हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि तेलंगाना हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। नाम है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप। इसके चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है और इस संस्करण का विजेता बना है सीरिया और इसका उप विजेता कौन है, भारत है। ठीक है ना। बस इतना याद रखिए, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हाल ही में तेलंगाना में आयोजित इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप के चौथे संस्करण का विजेता है सीरिया और उप विजेता भारत। ठीक है ना। चलिए चौथे महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। किसने पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, किसे पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो वो है गृह मंत्री अमित शाह को चुना गया है। ये पहले भी थे और अब फिर से इन्हें संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है, अमित शाह जी को। ठीक है। चलिए पांचवें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं पर 12% लगने वाले जीएसटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है 5%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन किया है, वह किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई है जिसमें कैंसर की दवाओं पे 12% जो टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, उसको घटा करके अब केवल 5% कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये परीक्षा में 99% पूछे जाने की इसकी संभावना है। ठीक है ना। चलिए छठे महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये है उड़ीसा। ठीक है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। और देखिए सिलिकॉन कार्बाइड का जो सुविधा है, इससे जो है सेमीकंडक्टर के निर्माण में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी और ये इसका जो है पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। और देखिए आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के केंद्र के रूप में उड़ीसा का उभार हो सकता है। ठीक है ना। चलिए आज के 11 सितंबर के 7वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु के निर्धारण पर फैसला किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए अभी हमने 2 तथ्य बताए। 10 सितंबर में भी हमने एक तथ्य को बताया था कि किस देश ने अपने यहाँ सोशल मीडिया बच्चों को टीवी और मोबाइल देखने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कर रहा है, तो वो है स्वीडन। और दूसरा है कि किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु के निर्धारण का फैसला किया है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मोबाइल और टीवी का जो दुष्प्रभाव है, सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है, वो बच्चों में दिखाई देने लगा है। इसीलिए जो जागरूक देश हैं वो सबसे पहले इस पे एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बच्चों के सोशल मीडिया पे मतलब न जाने या बच्चों को ज्यादा देर तक मोबाइल फोन या टीवी देखने की एक आयु निर्धारित करने की बात कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों पे पहले ही सतर्क हो जाइए और बच्चों की जिद से छुटकारा पाने के लिए जो आप मोबाइल दे देते हैं वो कल को आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाएगा। तो बच्चों को इनसे दूर रखिए। देखिए जो सरकारें हैं वो कदम उठा रही हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के उपयोग पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु के निर्धारण का फैसला कर दिया है। तो ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन्हें नोट नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और टेलीग्राम चैनल पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और 1-2 बार इन्हें दोहरा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 और 11 सितंबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, जो परीक्षा में जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हम कम से कम समय में आरओ की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, इसकी एक वीडियो हमने डाल दी है और आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी है। आप समझ पाएंगे कि आरओ के किन तथ्यों को पढ़ने से या किन सब्जेक्ट पे फोकस करने से हम प्री परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और उसको जरूर देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम केवल उन्हीं चुनिंदा तथ्यों को लेकर आते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत है। इसमें अनावश्यक तथ्यों का समावेश करने से हम ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना आपका समय महत्वपूर्ण, जितना हमारा समय महत्वपूर्ण है, उतना ही आपका भी समय महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।